दिन की दिन रात रामे में क्या। छठा नंबर क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स find the sum of all 2 digit numbers which when divided by 4 else yields else 1 as remainder मतलब कह ये रहा है कि 2 अंकों की संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। और वैसे अच्छा हिंदी में बोलते हैं 2 अंकों की संख्याओं का योगफल ज्ञात करें जिसे 4 से विभाजित करने पर एक शेषफल बचे या शेषफल 1 प्राप्त हो। 2 अंकों की संख्या ऐसे तो 4 से ही शुरू हो जाता है न, 4 के बाद 8, 8 के बाद 4 से 1 मिनट होश में पीछे वाला लाना है ना, कहाँ ध्यान है। 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होता है 10 से, लेकिन 10 नहीं कटेगा। 4 से कटने वाला कौन कौन नंबर है जो 2 अंकों के हैं। 12 लिखिए, 12 लिखते हैं ना, 12 ऐसे लिखेंगे। 4 से विभाजित होने वाले 2 अंकों की संख्या, 4 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की संख्या। चार से विभाजित होने वाले 2 अंकों की संख्या 12, 16, 20, 24, डॉट 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 कहाँ तक लेके जाएंगे 96 तक लेके जाइए। तो 96 के आगे अगर जाएंगे तो फिर वो कटेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, पहले तो 12, फिर 16, फिर 20, फिर डॉट 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 लास्ट में। लेकिन ये 2 अंकों की वैसी संख्याएं हैं जो 4 से पूरा विभाजित है। हमको तो कहा गया है कि शेष 1 बच जाए, तो जो जोड़ना है उस हिसाब से अगर देखें तो 12 न 13 होगा, 16 न 17 होगा, 20 न 21 होगा, डॉट 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 96 न 97 होगा। जो जोड़ना कि तो ठीक है, हम 4 अंकों मतलब 4 से विभाजित होने वाले 2 अंकों की संख्या लिख दी, लेकिन उसमें शेषफल 1 नहीं बचता है, शेषफल इसमें 1 बचेगा, यानी यही जोड़ना है। यहाँ पे ये बराबर बोल दिए 13, डिफरेंस भी समझ में आता है 4, अंतिम पद भी पता है 97, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि n कहाँ पता है। n मालूम करो, पहले tn बराबर ही लिखेंगे। tn बराबर सूत्र a प्लस
n-1 इंटू डी, जिसमें ए की जगह पे 13 प्लस n-1 इंटू डी, जितना भी है डी बैठा देंगे, डिफरेंस है 4 तो 4, Tn कितना है 97, 13 पहले घटा दो 84 बराबर n-1 और गुने 4, 4 से काटो 21 चके n बराबर 22, n निकल गया। फिर सब जोड़ना है, Sn a प्लस Tn दोनों को जोड़ के In से गुना कर दो। a कितना ये देखते हैं 13, Tn कितना 97, दोनों को जोड़ के 2 से भागा और गुने में 22, हालांकि 2 से ही कट जाएगा 11 बाद में। इधर देखते हैं कितना आएगा 110 गुने 11 गुना करेंगे तो 121 पे 00 कि 10 यही आंसर। लिख लो इस पर देते हैं टाइम। हाँ लिखिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, लिख लो, नहीं लिखना है तो अपने से बना लो। इतना लगता है लाना भी भूल गए। ऐसा हो गया कि कोई चीज़ कभी कभी सर्च करो तो ऊपर में ऐड आता है। हो गया। हम खोज ही रहे थे ना कि एगो लड़का, कोई लड़का या आदमी पता नहीं कौन है, उसका कमेंट था कि कम्प्लीटली आप कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, क्या लिख लेता उतना याद नहीं, मतलब कहाँ से स्टार्ट करें इस तरह का वही खोज रहे थे। अरे नहीं, भूलने वाला बीमारी ये हो गया। जैसे कि सिलेबस है ना भाई आपका, मैथ में चैप्टर है ना, चैप्टर वाइज कहाँ से स्टार्ट करें, ब्रांच के हिसाब से कम्प्लीटली ब्रांच का सेट बता दीजिए। तो हमको लगा क्लास में बता देंगे, तो पहला नंबर तो हम कितना बार बोले भी होंगे, फिर उसके लिए बोल देते हैं कि आप कम्प्लीटली चैप्टर सेशन लिखल था कि कम्प्लीटली देखे पड़ेगा, बता सकते हैं, मतलब कि कहाँ से पढ़ना शुरू करें, कंप्लीट सेट बताइए। तो हम तुम लोग को कई बार बताएं, उन लोग को भी बताते हैं, बता सकते हो क्या, बता सकते हो। चलिए भाई जो भी आप हैं हम बता देते हैं आपके लिए जी, किशोर जी, कि से आप जेटोनिक पढ़ना हम कितना बार बोलें कि 6 गो ब्रांच है, 6 ब्रांच में अलजेब्रा है, और वैसे तो बोलोगे तो और ब्रांच चल जाएंगे तो मेनली 2 गो है, अप्लाइड मैथ, अब प्योर मैथ उतना नहीं जाना है जो तुम लोग को पढ़ना है 11th 12th में,
अगर बाल के खाल नहीं निकाले तब, जिस जगह पे आप हैं आपको अलजेब्रा पढ़ना है। कोऑर्डिनेट कहीं से भी कुछ भी लिखो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि शुरू नंबर से वही लिखें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, क्योंकि ज्योमेट्री का पार्ट है। उसके बाद फिर ट्रिगोनो, नहीं ट्रिगोनोमेट्री तो पहले, अरे यार कहीं से भी कुछ भी उठाओ, क्या दिक्कत है। अब देखो जब आप अलजेब्रा में पढ़ते हैं तो अलजेब्रा में भी आप लोग को जो पढ़ना है वो ढेर सारा सब ब्रांच है। जैसे कि 11th में आप पढ़ रहे हैं तो सीक्वेंस एंड सीरीज अलजेब्रा है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन अलजेब्रा है, कॉम्प्लेक्स नंबर अलजेब्रा है, लीनियर इनइक्वेशन अलजेब्रा, ये सब पढ़ रहे हैं। तो इसमें आप अलजेब्रा में कहीं से भी उठा लीजिए, मतलब अलजेब्रा अगर आप एपी पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि एपी पढ़ते पढ़ते थोड़ा बहुत त्रिकोणमिति की ज़रूरत आता है। तो इसका क्या मतलब है कि हम पहले त्रिकोणमिति पढ़ लें? तो फिर ऐसा होता है कि जब हम त्रिकोणमिति शुरू में पढ़ेंगे तो त्रिकोणमिति पढ़ते वक्त भी ऐसा होता है ना कि उसमें कई बार एपी की ज़रूरत पड़ जाता है। कौन पहले पढ़े समझ में नहीं आता। तो हम समझाते हैं, अगर मानते हो तो, कि आप कहीं से भी कोई भी उठा के जहाँ से आपको समझ में आता है वहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए। सिंपल, जहाँ से आपको समझ में आता है। सब ऑफलाइन वाले टीचर कहीं से भी पढ़ाते हैं। जैसे पहले तो बताते कि अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, ट्रिगोनोमेट्री, उसके बाद कैलकुलस। हाँ, अब बता दें कि कोई कहे कि हम पहले ही कैलकुलस पढ़ लेंगे, असंभव, इम्पॉसिबल, नामुमकिन, और 2-4 गो वर्ड जो भी आता। स्टार्टिंग में कैलकुलस नहीं पढ़ सकते आप, क्योंकि कैलकुलस तभी पढ़ पाइएगा जब आपको अच्छा खासा त्रिकोणमिति के नॉलेज होगा। कैलकुलस तभी पढ़ पाओगे जब थोड़ा बहुत अलजेब्रा के भी नॉलेज होगा। डायरेक्ट कैलकुलस नहीं पढ़ा जाता। तो कैलकुलस से स्टार्ट कभी नहीं किया जाता ISC का मैथ, चाहे 11th में हो चाहे 12th में हो। स्टार्ट होवे करता है अलजेब्रा से या ट्रिकोनोमेट्री से, क्योंकि बिना त्रिकोणमिति के आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी शायद हो सकता है कि समझ में नहीं आएगा, शायद, क्योंकि इसमें भी sin a + b, cos a + b, tan a + b, tan a - b, sin c + sin d, cos c + cos d, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते वक्त भी त्रिकोणमिति की ज़रूरत। तो पहले तो पूरा एकदम दिमाग में फिट कर लो कि कैलकुलस पहली बार नहीं पढ़ना है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहली बार नहीं पढ़ना। फिर एगो है सेट थ्योरी, जो 11th 12th है उसमें जो पढ़ना है, उसमें ब्रांच है सेट थ्योरी। तो अगर आप सेट थ्योरी 11th के स्टूडेंट हैं, शुरू में पढ़ते हैं तो फिर ऑनलाइन वाला तो चलो भाई काम चलेगा, लेकिन जो ऑफलाइन मेरे यहाँ पढ़ रहा है उसमें से अगर मान लो कि 100 बुतरू है ना, तो भाग कर अंतिम में टिकेगा मात्र 10 बुतरू, 10 गो टिकेगा। सेट थ्योरी अगर शुरू में कर दिए तो हम नहीं बोल रहे हैं, किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में चल जाएगा, कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी चले जाओ, स्टार्टिंग में तुमको सेट थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि जानते हैं कि अगर हम पढ़ा दिए सेट थ्योरी तो सभ्य भाग जाएगा। 1000 बुतरू है तो 100 को बुतरू टिकेगा, 90% बुतरू भाग जाएगा हमारे यहाँ से। सेट थ्योरी कैसे समझ में आएगा? इससे पहले वो कभी पढ़वे नहीं किए सेट थ्योरी, कोई पढ़वे नहीं किया। तो जब भी शुरुआत करना होता तो अलजेब्रा के कोई भी सब टॉपिक उठा लीजिए, AP, GP, चाहे तो क्या बोलते हैं सीक्वेंशियल या तो बाइनोमियल थ्योरम। हाँ, अब आता है कि पहले बाइनोमियल थ्योरम पढ़ें या परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ें, तो ये सब चीज़ बात हम पढ़ाते वक्त ही बोल देते हैं। अब तो एकाएक किसी भी वीडियो में आके पूछोगे तो बातें अलग है। अगर आप हर क्लास देख रहे हैं तो हम बोले हैं कि पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ो, क्योंकि बिना परमुटेशन कॉम्बिनेशन के आपको बाइनोमियल थ्योरम समझ में, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन से ही कॉम्बिनेशन आना चाहिए तभी बाइनोमियल थ्योरम में फिर अप्लाई। चल भाई, जरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं हो पढ़ा है तो कोई खास नुकसान, अगर अच्छा टीचर है तो कॉम्बिनेशन के उतना भर नॉलेज दे देगा, उतना भर बता देगा। जैसे कोई कहे कि मान लीजिए कि ऐसे है सर कि 7 कॉम्बिनेशन 3, तो इतना भर वो टीचर समझा देगा कि ऊपर से 3 सीढ़ी उतरो और नीचे से 3 सीढ़ी, अगर अच्छा टीचर है तो। यानी कि अलजेब्रा के कोई भी सब टॉपिक उठाइए जहाँ से आपको समझ में आता है, चाहे AP, GP, चाहे बाइनोमियल थ्योरम, चाहे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, चाहे कोई भी उठा, कहीं से भी आपको समझ में आ जाएगा अगर अच्छा टीचर रहे तो समझा देंगे। या फिर त्रिकोणमिति उठा लीजिए, ब्रांच 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, एगो बच गया स्टैटिस्टिक्स, ये वाला। आपको कहे कि हम स्टैटिस्टिक्स शुरू में पढ़ो, क्या दिक्कत है? इसका किसी से कोई मतलब
ये अलगे ब्रांच है, इसको क्या मतलब है, लेकिन इतना जरूर बता दें कि क्या स्टार्टिंग में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ना होता और स्टार्टिंग में कैलकुलस नहीं पढ़ना होता। स्टार्टिंग जब भी होता है तो या तो अलजेब्रा से या त्रिकोणमिति से। सेट थ्योरी भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काहे सेट थ्योरी पढ़ाते हैं हम शुरू में अलजेब्रा पे या त्रिकोणमिति पे काहे फोकस करते हैं, क्योंकि अलजेब्रा में आप 9वां 10वां से पढ़ते आए हैं। एपी आप पढ़े होंगे 10वां में, तो वही एपी अगर 11th में शुरू करते तो उतना बोरिंग नहीं लगता है, धीरे धीरे सीख जाता है और तब तक बहुत कुछ नया नया चीज़ में भी देखे। जैसे ये सब जो देख रहे हैं ये तो हम 10वां में पढ़े थे, समझ में आता है, लेकिन कुछ चीज़ वैसन भी है जो नया नया मिलता है, इसीलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले एपीजीपी या तो कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो आप पढ़ते हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर वो 10वां में हम लोग उसको पढ़ते थे, मतलब 10वां तक हम लोग पढ़े रियल नंबर, और अब जाके पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स। तो एक तरह से अलजेब्रा का भी हिस्सा नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि नंबर सिस्टम के अंतर्गत में आता है। ठीक, जैसे सेट थ्योरी है वैसे ही वो नंबर थ्योरी है, लेकिन चलो भाई आपके ब्रांच में उसको अलजेब्रा के अंतर्गत में रखा गया तो हम अलजेब्रे में उसको बोलेंगे। सेट थ्योरी है, सेट थ्योरी पढ़िए, लेकिन सेट थ्योरी आप पहली बार पढ़ते हैं समझ में नहीं आता, इसलिए या तो अलजेब्रा से शुरू करना चाहिए या तो अब त्रिकोणमिति में भी आप हमसे पूछेगा कि कहाँ से बताएं, तो हम त्रिकोणमिति में भी बता देते हैं कि स्टार्टिंग में पढ़ लो साइन एंड कोसाइन, दिन में तरेंगन नजर आ जाएगा, दिन में तरेंगन नजर आ जाएगा। स्टार्टिंग में पढ़ लीजिए साइन एंड कोसाइन, आपको समझ में आ जाएगा, रात तो दूर के बाद दिन में तरेंगन नजर आ जाएगा। तो ऐसे काहे बोल रहे हैं सर, बोलने के तमीज नहीं, मजाक, और क्या करें, आप सवाल ही ऐसा पूछ, हम इतना आपको बता दिए कि आप त्रिकोणमिति पढ़ लीजिए चाहे तो अलजेब्रा पढ़ लीजिए। अब त्रिकोणमिति में तुम किताब उठा, चाहे कोई भी किताब उठा, तुमको सबसे पहले मिलेगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसका मतलब इतना तो कम से कम अपने सोच सकते हो कि पहले पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि किताब में हर किताब में पहले छाप लिया ट्रिगोनोमेट्रिक। तो वैसे बोलेगा सब किताब में तो सेट थ्योरी पहले छाप, तो पढ़ो ना भाई सेट थ्योरी, मना थोड़ा कर रहे हैं, लेकिन किसी भी किताब में पहले कैलकुलस नहीं छाप ले होगा, किसी भी किताब में पहले कैलकुलस नहीं छाप ले होगा, पहले सेट थ्योरी होगा, फिर हो सकता है त्रिकोणमिति होगा, फिर हो सकता है अलजेब्रा, या हो सकता है अलजेब्रा पहले हो बाद में त्रिकोणमिति हो, लेकिन किसी भी किताब में पहले कैलकुलस नहीं होगा, पहले आप कहीं से शुरू करो। लेकिन त्रिकोणमिति अगर शुरू कर दिए तो उसमें भी साइन कोसाइन पढ़ें कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ें, तो पहले कहाँ से पढ़ना है तो नहीं अपने सोचो, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक का जनरल सॉल्यूशन वो हो गया, तब जाके सबसे लास्ट में पढ़ना था साइन एंड कोसाइन, ये सबसे लास्ट है। आप पढ़ाते वक्त भी हम बोल रहे हैं, आप कहीं से भी रैंडमली उठा के पूछ दीजिएगा तो फिर वो तो हो गया कि तमाशागिरी वाला। आप रियली में पढ़ रहे हैं तो आप साइन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन किताब उठा के देखिए, ट्रिगोनोमेट्रिक जनरल सॉल्यूशन और फिर साइन कोसाइन ये पढ़ो। उसके बाद आप अलजेब्रा के कोई भी ब्रांच उठा लो, आप कम्प्लेक्स नंबर उठाइएगा तब भी समझ में आएगा, एपी राइट पढ़िएगा तब भी समझ में आएगा, डायरेक्ट परमुटेशन कम्बिनेशन पढ़ोगे तब भी समझ में आएगा, कहीं से भी आएगा, लेकिन डायरेक्ट कैलकुलस समझ में 12th है वो चैनल पढ़ो ना भाई, अच्छा है सर नार्दिगंज वाले, उस पर जाइए, आपको नहीं समझ में आएगा, उसमें ढेरे मनी फार्मूला है जो कि त्रिकोणमिति से रिलेटेड है। इसीलिए कहाँ से पढ़ें, कम्प्लीटली वो कुछ लिखे हुए थे, पता नहीं क्या लिखल था, इतना कुछ होता नहीं। कुछ टीचर सेट थ्योरी शुरू करते हैं, ऑनलाइन के ज़माना में कितना टीचर देखते हैं एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4, और तोहनियों को लगता है कि ये मास्टर पागल है, इसको पढ़ावे नहीं आता है। देखो सेट थ्योरी पहले नहीं पढ़ा रहा है, पहले पढ़ा रहा है त्रिकोणमिति। क्यों पढ़ा रहे हैं, हम शुरुए दिन बोले थे, स्टार्टिंग में बोले थे, क्योंकि आप जो पढ़ के आए हैं ना वो चीज़ जल्दी कवर कीजिएगा, ऐसा नहीं कि सेट थ्योरी हम नहीं पढ़ाएंगे। आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग कहीं से भी करो, सिर्फ कैलकुलस से स्टार्ट नहीं करना है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्टार्ट, ताकि आप कहीं से भी पढ़िए, कोई भी चैप्टर शुरू करके लिखो। अगला क्वेश्चन, और इसका जिक्र हम एक कमेंट के रिप्लाई करके नहीं कर सकते थे, इसलिए हम क्लास में ही कोई चीज़ के जिक्र करेंगे। अच्छा 7वां नंबर क्वेश्चन नंबर 7 से पहले काम कीजिए 8 देख लेते हैं। अब बोलो 7 का इन बता रहे हैं सर, शुरू में 7 है, अरे यार ये कोई मतलब हो गया, आप जो टाइप पढ़ते आ रहे हैं उसके हिसाब से आपको 8 आसानी से समझ में आएगा, तो जो आसान लग रहा है वो पहले देख लेते हैं। 8वां, द सम ऑफ द सम, SUM सम ऑफ SOM सम टर्म्स, द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ GP
is 315 whose first term and the common ratio are 5 and 2 respectively. Find the last term and the number of terms. फिर से बोलें. The sum of sum terms of GP is 315 whose first term and the common ratio are 5 and 2 respectively. Find the last term and the number of terms. हिंदी में लिख लो. ऐसे तुम लोग को भी पढ़ाएं क्या क्या है. परमुटेशन कम्बिनेशन हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गया, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक पूरा हो गया. अच्छा, कहीं से भी पढ़िए. उम्मीद करते हैं कि विष्णु राजपूत जी लिखे तो उसको भी समझ में आ गया होगा कि आप कहीं से भी स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं होता. खाली ध्यान रहे कि स्टार्टिंग करते वक्त कैलकुलस नहीं धरना है. कैलकुलस बड़ी अच्छा लगेगा पढ़ने में, मन लगता है, लेकिन कैलकुलस से शुरू नहीं करना, क्योंकि कैलकुलस भले ही अच्छा लगे लेकिन उसमें ढेरे मनी फार्मूला आगे जाके आ गया, त्रिकोणमिति वाला आता. कम टू द पॉइंट. हिंदी में लिख लेते हैं. एक जीपी के कुछ पदों का योगफल 315 है. एक जीपी के कुछ पदों का योगफल 315 है, जिसका प्रथम पद और सार्व अनुपात क्रमशः जिसका प्रथम पद और सार्व अनुपात क्रमशः 5 और 2 है. मतलब प्रथम पद 5 है और सार्व अनुपात 2 है, तो इसका अंतिम पद और पदों की संख्या ज्ञात कीजिए. एक तो अंतिम पद बताना है और ऊपर से पदों की संख्या बताना है. एक तो अंतिम पद और पदों की संख्या. क्वेश्चन नंबर के 8. एक जीपी के कुछ पदों का योग, मतलब एस एन कितना है 315 है, और ए बराबर प्रथम पद 5 है, कॉमन रेशियो 2 है, लास्ट पद मतलब टी एन पूछ रहा है, और फिर पदों की संख्या पूछ रहा है. देखते हैं. एस एन दे ले है ना, एस एन के सूत्र बोलो. तो ए प्लस टी एन लगा देंगे तो फंस जाएंगे. ना तो टी एन मालूम है और ना ही एन मालूम है, दोनों नहीं मालूम है, तो फंस जाएंगे. और ऐसे भी कहाँ हम वो बोला गई तो जीपी है, हम भी कन्फ्यूज ही आ गए. तो जीपी है, जीपी का सूत्र होता है ए इंटू आर टू द पावर n -1 बटा में r -1.
SN कितना 315, A मतलब 5, रेशियो 2 - 1, हालांकि 2 से मतलब 5 से कैंसिल, 63 बराबर 2 पे पावर n-1, 2 पे पावर n, एक इधर भेजो कितना हो जाएगा 64। अब अगर इधर 2 पे पावर n नज़र आ रहा है तो वैसे इधर भी होगा 2 गुने 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 पावर कितना 6, तो n बराबर हो गया 6, n = 6 आंसर। अब निकालना है Tn, तो Gp में अगर बोलें कि Tn फाइंड करना है तो Gp का Tn बराबर सूत्र कुछ तो होता होगा, बताओ तो क्या है। Gp में Tn बराबर सूत्र क्या होगा, A r⁴ n-1, A मतलब बताइए, रेशियो बोलो 2, पावर कितना लिखें, n अभी निकालें 6, तो 6 में से 1 घट गया मतलब 5, तो ये हो गया 5, और इसको कह सकते हैं कि 32 गुना करके देखो, 5 दूनी 10, 160, अंतिम पद 160 हो जाएगा। ये हैंडल नेम हम चेंज करेंगे, हैंडल नेम चेंज करेंगे, यूट्यूब पे जो नाम है ना वो चेंज करेंगे, कोई और नाम देंगे, उसको हटाएंगे, जगह हटाएंगे, उसको हटाएंगे, उस नागिन वाले को हटा देंगे, कोई और नाम देंगे, प्रोफेशन नाम जो यूनिक रहे, अलग रहे। अब दिमाग लगा कौन नाम देंगे, तो नहीं पता हैं, नहीं कुछ हट के नाम अलग रहे तो नहीं, आराम से बताना, वो हटाएंगे, नाम चेंज करेंगे, है ऑलरेडी है, हैंडल नेम में नारदीगंज उड़ाएंगे, इस जगह के नाम हटाएंगे। बाकी बात करते हैं बाद में, सिर्फ अभी ठीक है, नहीं तो वो ऑलरेडी है, मैं तो भाई अच्छे सर यूट्यूब पे ऑलरेडी ढेर सारा भरा है, कोई यूनिक नाम देंगे हम, हटाएंगे वहाँ से, इसको चेंज करेंगे ना, क्योंकि सही नहीं है, भविष्य के लिए सही नहीं है, नहीं बहुत लंबा की बात नहीं है, फ्यूचर के लिए सही नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से चैनल हो रहा है अब वो सही नहीं है, हो रहा अब सही नहीं है। शुरुआत में लोग नहीं जानते थे तो हम लिख दिए थे कि पीछे लिखो, अब बहुत लोग जान रहा है, अब दिक्कत नहीं, क्योंकि हर दिन पता चल रहा है, उसको हटाएंगे हम, नाम अपना बदलेंगे, बता देंगे सबको पता चल जाएगा, नाम बदलेंगे अब हम। लिखिए 9वां नंबर, ये कैमा था 8 ने 9वां, द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी the first term of a GP is 1, full stop. The sum of the third term and the fifth term, the sum of the first term and the sum of the third term and fifth term is 90. Find the common ratio of GP. Find the common ratio of GP. हम दोबारा बोलते हैं, find the
The first term of a GP is 1, full stop. The sum of the third term and fifth term is 90. Find the common ratio of GP. हिंदी में अगर बोलें तो एक GP के पहला पद 1 है और उसके तीसरे और पांचवें पदों का योगफल 90 है। तीसरे और पांचवें पदों का योगफल 90 है। तो इसका सार्व अनुपात ज्ञात करें। सार्व अनुपात ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर कहना 9। एक जीपी के पहला पद कितना 1 है और उसके तीसरे एवं पांचवें पदों का योग। एक जीपी का पहला पद यानी a बराबर 1 है और उसके तीसरे यानी कि T3 और पांचवें यानी कि T5 इन दोनों का योगफल 90 है। T3 प्लस T5 इज इक्वल टू 90। देखते हैं T3 के फार्मूला होता है AR स्क्वायर और T5 के फार्मूला होता है AR टू द पावर 4 इज इक्वल टू 90। ए मतलब ऐसे भी ए मतलब 1 समझ लो R टू द पावर मतलब R स्क्वायर बचा और R टू द पावर बराबर 90। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं R टू द पावर 4 को हाँ R स्क्वायर के होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे R माइनस 90 बराबर 0। अब मान के चलना है कि जहाँ जहाँ R स्क्वायर है उसके जगह पे x हो जाएगा। x और y जो भी हो x हो गया, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 90 बराबर 0। यहाँ 1 वहाँ 90 ऐसा से तोड़ो कि घटा कर 1 आ जाए x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 बराबर इन दोनों में से कॉमन, तो x कॉमन लिए तो बच गया x प्लस 10 और माइनस 9 कॉमन लिए तो बच गया x प्लस 10 बराबर 0। फिर दोनों ही जगह से यहाँ से वहाँ से दोनों जगह से x प्लस 10 कॉमन ले लिए तो यहाँ से बचा x माइनस 9 बराबर, तो x बराबर माइनस 10 जो कि संभव हो भी सकता, अभी कह नहीं सकते हैं, मान तो लिए अभी कह नहीं सकते। x बराबर अभी कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि x हम मानवे किए हैं, कितना x मानवे किए हैं R स्क्वायर बराबर कितना माइनस 10, तो R बराबर कितना संभव
नहीं, रेशियो ऐसे हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है। दूसरा लेके चलते हैं। x मतलब आर स्क्वायर बराबर 9, तो r बराबर कितना, ±3, और यही चलेगा। निकालना है कौन सी, यही रेशियो, तो यही होगा r = ±3। दसवां में है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी। छठा, आठवां, नौवां, अच्छा सातवां नहीं पता है तभी ना। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 56, इज 56 फुल स्टॉप। इफ if we subtract, if we subtract 1, 7 and 21 from these numbers in that order, comma, we obtain obtain an arithmetic progression. Find the numbers. 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 चाहो तो तुम पीछे बैठ सकते हो, ठीक है, इसके चलते पीछे बैठ सकते हो, उससे दिक्कत होगा तो। एक जीपी के 3 संख्याओं का योगफल 56 है। यदि हम इनमें से क्रमशः 1, 7 और 21 घटा देते हैं तो हमें समांतर श्रेणी प्राप्त होता है। समांतर श्रेणी प्राप्त होता है, तो वे संख्याएं ज्ञात करें। जीपी के 3 संख्याओं का योगफल, क्वेश्चन नंबर 10। मान लो ए है, ए आर है और ए आर स्क्वायर है। इन तीनों को अगर देखें तो मान लिया जाए कि एपी की 3 संख्या है। आर इन जीपी जो भी है, इन तीनों को जोड़ दो, ए प्लस ए आर स्क्वायर, जोड़कर कितना दे लें, 56। समीकरण फर्स्ट कह सकते हैं। यदि हम इन संख्याओं में से कितना 1, फिर 7, फिर 21, आर इन एपी, तभी जीपी ने एपी में हो जाता है। मतलब अब इसके हिसाब से अगर देखें तो ए आर -7, इसमें से इसको घटाओ, ए -1, तो उतना ही आएगा जितना कि
AR स्क्वायर माइनस 21 में से AR माइनस 7, AR माइनस 7 माइनस AR प्लस 1, उधर AR स्क्वायर माइनस AR प्लस 7, सब एक तरफ कर देना। लेकिन उससे पहले ये सब जोड़ घटा के एक दने कर देना। लेकिन उससे पहले AR स्क्वायर माइनस AR जब समझ में आ रहा है तो समझ जाएगा कि माइनस AR, ये दोनों मिला के माइनस 14 और इसको मिला के इधर माइनस 6 बराबर से उस तरफ जाके प्लस 6 बराबर 0। AR स्क्वायर, अच्छा अभी नहीं टूटा। जब 14 6 लिख रहे हैं तक नहीं बोलता कि ए छूट गया। चलो कोई बात नहीं, अभी लिख देते हैं। और कुछ नहीं, देख लो एक बार, सब लिखा गया। AR स्क्वायर माइनस 2AR प्लस A माइनस 8 बराबर इधरे 0 रह देते हैं। ए कॉमन ले लीजिए तो बचा कितना, माइनस 2R प्लस 1। अब 8 उधर नहीं लिख के इधर फिर से लिख देते हैं कि 8 में तो ये नहीं था, इसमें से भी कुछ सोच रहे उल्टा पुल्टा की नहीं है। फिर ए वहाँ से सोचना है कि ए बराबर हम क्या लिखेंगे, 56 बटा 1 प्लस R स्क्वायर, यही बैठाएंगे तो लिखते हैं 1, गड़बड़ हो गया, गलती हो गया, 56 बटा 1 प्लस इंटू 8 सते 56, तिरछा तिरछी गुना उना करके देखिए, हटाओ इसको इधर भेजो। 1 प्लस R प्लस बराबर में बोलो क्या लिखें, 7R स्क्वायर, हाँ माइनस में 14R प्लस 7, सब उधरे भेज दो। 6R स्क्वायर माइनस 15R प्लस 6 बराबर 0। कॉमन ले लो, 3 कॉमन तो बच गया 2R स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। 2 दूनी 4, कैसे तोड़े, माइनस R प्लस 2 बराबर 0। कॉमन ले लो तो R माइनस 2 और माइनस 1 कॉमन लिए तो R माइनस 2, बोलो R माइनस 2 कॉमन तो बच गया 2R माइनस 1 बराबर, तो R बराबर 2 होगा या R बराबर 1/2 होगा। R बराबर या तो 2 या तो R बराबर 1/2 निकालना है। क्या नंबर ऐसा सुनाई दे रहा है, नंबर संख्या कुछ ही बोल रहे हो, या नंबर इंग्लिश में, हिंदी में संख्या मतलब नंबर इन निकालना है।
एक के बात यह आर तो निकल गया, ये कैसे निकालेंगे? जब हम रेशियो 2 मान के चल रहे हैं तो सोचते हैं ए बराबर कितना, 1 + 2 के स्क्वायर। बोलो हम ही बोलें कि ये बराबर, बोलोगे कितना लिखें? इसे नीचे कितना है, 2 के स्क्वायर 4, 6 1 7, मतलब ये बराबर 8। या तो अगर रेशियो 1/2 होगा तब ये बराबर कितना आएगा? एक बटा 2 रखो यहाँ पे रेशियो की जगह पे, यहाँ स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा। बोलो कितना आएगा? जोड़े ले आता है अभी इनके जोड़, कितना आया? लिख दें 32। हम नहीं निकाले हैं, 32 लिख देते हैं। इसका ये मतलब हो गया ने कि बीच में, मतलब शुरू में अगर हम 8 लिखते हैं 8, तो उसके बाद क्या होता? रेशियो 2 चलेगा तो हो जाएगा 16 और लास्ट में हो जाएगा। लेकिन अगर स्टार्टिंग में हम 32 लिख देते हैं, स्टार्टिंग में, तो आगे क्या होता है बोलो? क्योंकि रेशियो 1/2 चलेगा तो 16, फिर क्या होगा 8। मतलब एक को निकल गया था ने 8 16 32, तो उसी को पलट दिए 32 16 8 आंसर यही होगा।